चलिए, हिस्ट्री का हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है आज शुरू। और हिस्ट्री का पहला प्रश्न आपके सामने है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? सर, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की वापसी हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 2, लौह एवं रक्त की नीति। फौलाद बनिए और अपना जान देने के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये नीति बिस्मार्क साहब ने अपनाया था। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, 1830 के जुलाई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांस में दो क्रांति हुई थी, एक 1830 की क्रांति और एक हुआ था 1848 की क्रांति। 1830 की क्रांति में जो नेतृत्व करता था एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, वयोवृद्ध व्यक्ति, और उस व्यक्ति का नाम था लफायते। और जबकि 1848 वाले क्रांति में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम था थियर्स। तो आपका प्रश्न है, 1830 क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आप बोलेंगे लफायते। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न, 1848 के फ्रांस के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आप बोलेंगे थियर्स। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जिसने यूरोप में सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद के प्रसार में अपनी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। अगला प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात किस वंश का अंत हो गया था? बुर्बो वंश का अंत हो गया था और वियना कांग्रेस के बाद पुनः इस वंश की स्थापना हो जाती है। अगला प्रश्न पुनः है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आप कहोगे बुर्बो वंश की। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? सबों को पता होगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संस्था से थी। अगला प्रश्न है बाबू, काउंट काउल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इटली के एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेजनी साहब, काउल साहब और गेरिबाल्डी साहब की एक बड़ी भूमिका है। तीनों अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग विचारधारा के थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काउल साहब थे, जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ 2 चीजों पर विश्वास करते थे। एक, कूटनीति, किसी भी देश को हराना है तो उसको कूटनीति द्वारा, अर्थात दुनिया के चारों ओर के देशों से मित्रता कर उसको घेरना होगा। दूसरा, आपको अपना ताकत बढ़ाना होगा। जब तक आप ताकत नहीं बढ़ाओगे तब तक आप किसी से युद्ध नहीं करोगे। और इसी योग्यता के चलते विक्टर इमैनुएल साहब ने इसे प्रधानमंत्री बनाया था। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश थे? सर, ऑस्ट्रिया में मेटरनिक नाम का राजा था, बड़ा ही घोर प्रतिक्रियावादी था और वो कभी भी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हो। इटली के राज्य जो टुकड़ों में बटा हुआ था, वो कभी नहीं चाहता था कि राज्य एक बनकर एक देश के रूप में दुनिया के सामने आए, ये कभी भी नहीं चाहता था। आप कहोगे सर इसके खिलाफ कौन थे? ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी और तुर्की को इस संधि के तहत पूरी तरह से पंगु दिया गया था, कमजोर बना दिया गया था। और ये
इतना कमजोर हो गया था कि एक रोगी की तरह व्यवहार करने लगा, और इसी रोगी के कारण इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। क्वेश्चन बनेगा फिर कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे फिर वही तुर्की। अगला प्रश्न है, जलवेरिन किसकी संस्था है? जलवेरिन किसकी संस्था है? ये व्यापारियों की संस्था है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी में किस इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? सभी जानते हैं ये दोनों देश यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश को साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है? ये जो यूरोप है, यूरोप में एक देश यूनान है। दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इसी देश के राजा थे, और ये देश शुरू से ही विकसित था, और यहाँ के लोगों की एक बात क्या थी कि ये कला का, संस्कृति का बड़ा आदर करते थे। ये मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा कला और संस्कृति का विकास हुआ। इसीलिए संस्कृति, सभ्यता, साहित्य और ज्ञान का पालना दुनिया का यूनान को कहा जाता है। यही दुनिया का पहला बाजार बन के आया, विश्व बाजार, और उस विश्व बाजार का नाम था अलेक्जेंड्रिया, और इसे भी बनाया था सिकंदर साहब ने। आगे पढ़ेंगे तो आपका इसका आंसर सी होगा, यूनान। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अभी तुरंत हमने पढ़ाया था, एंड्रियो ने पुल की संधि हुई थी इंग्लैंड और तुर्की के बीच में, जिसमें तुर्की को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से पंगु, कमजोर बना दिया गया था, और ये ऐसा लग रहा था कि यह रोगी बन चुका है, तो ऑप्शन जी होगा, तुर्की। अगला प्रश्न, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी सबों को पता है, बुडापेस्ट। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? यहाँ कंफ्यूजन तैयार होता है। तीन तरह की सेनाएं आपकी किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक मिलेगी लाल कुर्ती सेना, एक मिलेगा लाल सेना, एकदम समानता रखने वाला चीज, और एक मिलेगा लाल कुर्ती स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवी संस्था। अब तीनों देखने में एक समान लग रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाम चेंज है, लेकिन तीनों के संस्थापक अलग अलग। लाल कुर्ती सेना के संस्थापक गैरीबाल्डी हैं, लाल सेना के ट्राटस्की, और लाल कुर्ती सेना के अब्दुल गफ्फार खां, जिसे आप सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये है। तो ध्यान रहे कि लाल 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 तो आएगा, लेकिन आप लाल लाल के जगह एक ही आप अपना लाल को नहीं रखिएगा, अलग अलग सबका लाल है। इसका गैरीबाल्डी, इसका ट्राटस्की और इसका अब्दुल गफ्फार खां। तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? आप बोलोगे गैरीबाल्डी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू किया कि हर एक नागरिकों को सेना में अपना सेवा हर हाल में देना होगा? वो है कौन? बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब शुरू हुआ? इटली का एकीकरण कब शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 1870 से इटली का एकीकरण शुरू हो गया। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति दुनिया की सबसे पहली क्रांति मानी जाती है, वो 1789 में हुई। अगला प्रश्न, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय थे। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप एवं यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजनी साहब ने की थी। अगला प्रश्न है बाबू, 1830 की जुलाई क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? 1830 की जुलाई क्रांति के समय फ्रांस के शासक चार्ल्स दशम थे, और इसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था पोलीगनेट को, जो घोर प्रतिक्रियावादी
प्रधानमंत्री थे और ये 4 अध्यादेश लाते हैं जिसके विरुद्ध पूरा फ्रांस की जनता हो जाती है और फ्रांस में शुरू होती है पहली क्रांति 1830 की जुलाई क्रांति। अगला प्रश्न है चार्ल्स दशम किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए पोलीगनेक। अगला प्रश्न है 1848 के क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो 1848 के क्रांति के समय फ्रांस के शासक लुई फिलिप या इसी का नाम है लुई 18वां। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है लुई 18वां ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो सर लुई 18वां ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और ये भी पोलीगनेक की तरह घोर प्रतिक्रियावादी थे। इससे लोग असंतुष्ट हो गए और फ्रांस की सत्ता को बदलने के लिए वहां के लोगों ने क्रांति शुरू कर दी, विद्रोह शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी कम्युनिस्टवाद। बोले तो सर जी मुझे जो मेरा हक है वो चाहिए, पहले प्यार से मांगेंगे, अगर नहीं दोगे तो छीन करके लेंगे। रोटी शांति इनका सबसे बड़ा डिमांड था कि सर रोटी चाहिए और शांति चाहिए, इस पर मेरा अधिकार है, अगर इसे छीनने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हारा जिंदगी को छीन लूंगा। कार्ल मार्क्स की जबरदस्त ये नीति थी जिसे साम्यवाद या कम्युनिस्टवाद कहा गया। और साम्यवाद भी आप पढ़े होंगे दो प्रकार के, एक पुराना और एक नया। तो नया साम्यवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक साम्यवाद। अगर आपसे कहा जाए कि सर कार्ल मार्क्स किस प्रकार के साम्यवाद का समर्थन करता था तो आप कहोगे वैज्ञानिक साम्यवाद का। तो ये चीजें कहां से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर डी रूस से। लाल सेना का गठन किसने किया? आ गया वही क्वेश्चन, कंफ्यूजन। आधे से ज्यादा बच्चे गैरीबाल्डी मार के निकल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा लाल सेना है, कुर्ती हटा दिया गया है। लाल सेना है तो आंसर होगा ट्रास्की। अगला प्रश्न रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? ये जो पुस्तक बड़ा सुंदर पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा था टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आप सबों को पता है रूस में दो क्रांति हुई थी। एक क्रांति हुई थी फरवरी क्रांति जो मार्च 1917 में हुई थी, और एक हुई थी सर अक्टूबर क्रांति जो नवंबर 1917 में हुई थी। ये दो क्रांति रूस में हुई थी। अब पहली जो क्रांति थी उसमें सत्ता को बदला गया था, जिसमें जार निकोलस द्वितीय को राजगद्दी से हटाया गया था। और दूसरा जो क्रांति थी, इस क्रांति को करने वाले जो दो दल थे, एक थे बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक। इन दोनों के बीच कि सर हम गद्दी पर बैठेंगे तो हम गद्दी पर बैठेंगे। चूंकि मेंशेविक जो पार्टी थी ये अलोकप्रिय हो गई थी और बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो लेनिन था, तो वो इन्हें हटाने के लिए अक्टूबर में एक क्रांति किया था। वास्तव में ये माह था नवंबर। इस क्रांति में बोल्शेविक विजय होता है और लेनिन वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसी क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। तो प्रश्न वही है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? चूंकि एक अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसलिए यह नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1917। अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु सबों को पता है 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के मेंज नामक नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है रूस में जार का क्या अर्थ होता है? सबों को पता है रूस में जार का अर्थ राजा होता है।
अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की? सर दास कैपिटल की रचना सारे लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स साहब ने की थी। कब की थी सर? तो 1860 में। प्रकाशित कब हुई थी सर? तो 1861 में। अगला प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1860 में हुआ था। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? एनईपी। एनईपी नई आर्थिक नीति लेनिन साहब ने रूस में लागू किया था और इसी नीति के तहत वह रूस जो भिखारी था, भिखमंगा था और आज दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक है। अमेरिका को चुनौती देने वाला अगर कोई देश है तो वो कोई और नहीं रूस है। वह नीति जिसे लेनिन साहब ने बनाया था, कब बनाया था? 1921 में। अगला प्रश्न है रूस की क्रांति के समय रूस के शासक कौन थे? आपको पता होगा जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी जार निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद हमने बोला कार्ल मार्क्स साहब। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? अभी अभी हम बताए थे लेनिन साहब। अगला प्रश्न अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लेनिन साहब। अगला प्रश्न सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? रूस जिसे आज आप रूस कहते हैं वो कई देशों का एक संघ था जिसे सोवियत संघ कहा जाता था और ये देश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हुआ, उसी को विघटन कहते हैं और ये शुरुआत हुई 1991। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? जो समाजवादी लोग हैं उसका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आप कहोगे दास कैपिटल। अगला प्रश्न है भूमि शांति और रोटी, ये नारा साम्यवादियों का है और ये नारा दिया था किसने? कार्ल मार्क्स ने कि हमें सर भूमि चाहिए, शांति चाहिए, रोटी चाहिए, ये हमारा हक है। कोई व्यक्ति अगर हमसे ये हक छीनना चाहता है तो हम उसे छीनने नहीं देंगे। ये चीज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर ऑप्शंस तो है नहीं, ऑप्शंस भूमि शांति और रोटी, चूंकि कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और वहां पर मेन चीज था शांति और रोटी। कार्ल मार्क्स का जो डिमांड था शांति और रोटी और इसमें एक शब्द जोड़ा गया भूमि, तो ये शब्द जोड़ा था हमारे लेनिन साहब ने, ऑप्शन नंबर ए। यदि वही केवल शांति और रोटी रहता तो वो हो जाता कार्ल मार्क्स साहब की। अगला प्रश्न है चेका का गठन किसने किया था? तो सर चेका का गठन लेनिन साहब ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है आपका 1848, 1884, 1948, 1900। आपका सही ऑप्शन होगा 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ये किसका नारा है? ये बड़ा ही फेमस व्यक्ति का नारा है और उस व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये सबों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और इस दिन हम लोग का विद्यालय बंद रहता है। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और साम्यवादी घोषणा पत्र, इनके लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दो व्यक्ति मिलकर इस पुस्तक को लिखा था और कार्ल मार्क्स अकेले एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल, जो साम्यवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ या इसी को कहते हैं हम प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ या इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में इंग्लैंड में होती है और इंग्लैंड के किस शहर में? लंदन शहर में होती है। एक और अंतरराष्ट्रीय संघ जिसको आप
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ या दूसरा इंटरनेशनल कहेंगे, उसकी स्थापना 1889 में होती है, फ्रांस के पेरिस नामक शहर में होती है। तो दो इंटरनेशनल संघ की स्थापना होती है, पहली 1864 इंग्लैंड में और दूसरी 1889 पेरिस में। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? सर प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है टाटस्की, बी कार्ल मार्क्स, सी लेनिन और डी टॉलस्टॉय। चूंकि ये मजदूरों का संगठन था और इसमें जो लोग थे वो साम्यवादी विचारधारा के थे, तो आप साम्यवादी विचारधारा से पकड़ सकते हैं कि इसको किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार या इसी का नाम है लाल रविवार, इसकी घटना कब हुई थी? सभी जानते हैं खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को फ्रांस में हुई थी, सॉरी रूस में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी 1905, ये रूस की 1917 क्रांति के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन अभी आपको बताए थे 1889 में। कहा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला प्रश्न है, द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस। अगला प्रश्न है, चेका क्या था? चेका की स्थापना सबसे पहले किसने की थी ये जानते हैं। सर चेका की स्थापना लेनिन ने की थी। और ये क्या था? तो ये सर गुप्त पुलिस दल था, गुप्त पुलिस दल। तो ऑप्शन में कहीं न कहीं होगा गुप्त पुलिस संगठन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु सन 1952 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी को हुई थी, ऑप्शन नंबर ई मार के आएंगे। अगला प्रश्न है 61 नंबर, 61 है सर, नई आर्थिक नीति या नैप किसने लागू किया? नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लाई गई थी, रूस में लाई गई थी और लाई थी किसने? लेनिन साहब ने। और यही नीति आगे चल के दुनिया में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रूस को स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं दिया है, आपको एक जगह ऑप्शन लेनिन बनाना होगा, आप लेनिन बना लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध 1904 और 1905 के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? बार बार ये प्रश्न आ रहा है। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना इंग्लैंड की राजधानी लंदन, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के व्यापारी थे? सर रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के व्यापारी थे, जो एशिया महाद्वीप में कदम रखने वाला पहला अंग्रेज भी इसे माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन साहब को। अगला प्रश्न है, ओंकार वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ओंकार वाट मंदिर सारे लोग जानते हैं, कंबोडिया में स्थित है। अगर प्रश्न पूछे कि ओंकार वाट मंदिर को किसने बनाया, तो आप कहोगे सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, आप कहोगे ओंकार वाट मंदिर। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? आपको पता है कि भारत की सरजमी पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे उनका नाम था वास्को डी गामा। और ये थे कौन? ये थे सर पुर्तगाली। और यही लोग आगे चल के हिंद चीन, कहे तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया वाले क्षेत्र में जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर हिंद चीन पहुंचने वाले कोई और नहीं थे बल्कि पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर ए आप मार सकते हैं। अगला नंबर है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? सभी लोगों को पता है कि सर नरोत्तम सिंहाणु कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे
उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी कोलोन, डी इनमें से कोई नहीं। आप सबों ने पढ़ा है कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बस्ती होती थी उन्हें कोलोन कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन नाम से पता चल रहा है कि हिंद इंडिया और चीन चाइना, इनके बीच में कुछ क्षेत्र आते थे जिसमें से 3 प्रमुख देश थे। एक था वियतनाम, एक था लाओस और एक था कंबोडिया। ये 3 देश को हिंद चीन कहा जाता था। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कंबोडिया था, लाओस था, वियतनाम था, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम फान वोई चाओ नामक व्यक्ति ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता है कि अमेरिका ने वियतनाम पे बहुत ज्यादा कहर बरपाया था और वहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना भी घटी थी जिसे आप माइली हत्याकांड भी कहते हैं। तो इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था कौन? तो अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति था निक्सन साहब, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन धार्मिक, बी क्रांतिकारी, सी समाजवादी, डी इनमें से कोई नहीं। होवा होवा आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो परिवर्तन को अपना उद्देश्य मानकर शासक के विरुद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। 73, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? वियतनाम में तरह तरह की घटनाएं हो रही थी और उसका जिम्मेदार कौन था? अमेरिका। माइली जैसे दुखदाई दर्दनाक हत्याकांड भी वहां हो चुका था और अमेरिका बार बार कहता था कि इनके लिए दोषी वियतनाम है, लेकिन एक दार्शनिक था जिसने एक अदालत लगवाया और उसमें अमेरिका को दोषी ठहराया, और उस दार्शनिक का नाम क्या था? आप कहोगे उस दार्शनिक का नाम रसेल था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते हैं? 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस की हार हुई थी और यहाँ पर एक समझौता हुआ था जिस समझौता को हनोई समझौता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है सर वेंग सॉन्ग, बी है फान वई चाओ, सी है जानगू एन आई और डी है हो ची मिन। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, जानगू एन आई अनामी दल के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, ओंकार वाट मंदिर किसने बनाया? ये प्रश्न आ चुका था कि ये है कहां? कंबोडिया में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और बनाया था किसने? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? लाल खमेर सेना का गठन नरोत्तम सिंह हानुक ने किया था। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? सबों को पता है कि जो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था? तो वो जेनेवा समझौता ही था जिसने वियतनाम को 2 हिस्से में बांटा, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। अब कहेगा सर ये समझौता हुआ था किनके बीच? तो सर ये समझौता हुआ था लाओस और कंबोडिया के बीच। आधा भाग को लाओस ले लेता है और आधा भाग को कंबोडिया ले लेता है। इस प्रकार वियतनाम 2 टुकड़े में बढ़ जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। समझौता क्या होता है? जेनेवा समझौता कब होता है सर? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता किसके बीच होता है? देखिए अभी बताया हमने, लाओस और कंबोडिया के बीच।
अगला प्रश्न है बाओ दाई कहाँ के शासक थे? सारे लोग जानते हैं बाओ दाई अन्नाम के शासक थे। अगला प्रश्न होवा होवा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो होवा हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है होवा होवा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो होवा होवा आंदोलन हुइन फू सो के नेतृत्व में हुआ था। नाम भी देखिए, थोड़ा ढंग से अगर नहीं बोलिएगा तो लिखा कुछ और होगा और बोला कुछ और जाएगा। अगला प्रश्न दियन वियन युद्ध में किसकी हार हुई थी? दियन वियन युद्ध फ्रांस और वियतनाम के बीच युद्ध हुआ था और जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। इसी युद्ध के बाद एक समझौता हुआ जिसका नाम हनोई समझौता था। अगला प्रश्न वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? सर वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में होती है, लेकिन वियतनाम दो टुकड़ों में बटा रहता है, उत्तरी और दक्षिणी। तो इन दोनों टुकड़ा का एक होना अर्थात एकीकरण जो होता है वो होता है 1975 में। अगला प्रश्न है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? क्वेश्चन आ गया सर वियतनाम का एकीकरण होता है 1975 में। अगला प्रश्न आपके सामने है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था? सारे लोग जानते हैं रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो सर लखनऊ समझौता भी 1916 में ही हुआ था। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज पहले आप जान ले, पहले स्वराज का डिमांड हुआ था और यह स्वराज का डिमांड 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो इस बंगाल विभाजन के विरुद्ध में भारतीयों द्वारा एक आंदोलन चला गया था जिसे बंग भंग आंदोलन कहा जाता था या इसी का नाम था स्वदेशी आंदोलन। इस समय स्वराज की मांग हुई, लेकिन जब 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है और यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, यहाँ पर कहा नहीं हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और इसके डिमांड को अंग्रेजों के सामने रखा और यही इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 12 बजे रात्रि को तिरंगा फहराया था। तो कहा जाएगा कि सर सबसे पहला व्यक्ति जिसने तिरंगा फहराया था उसका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। और क्यों फहराया था? क्योंकि उस दिन इसने अंग्रेजों के सामने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? सारे लोगों को पता है गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल साहब ने की थी। ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपको पता है कि 1920 में दो अधिवेशन हुआ था, एक बम्बई और एक नागपुर। बम्बई में जहां लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, वहां पर असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव गांधी जी ने दिया था उस प्रस्ताव को कांग्रेस कमेटी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है तो सारे लोग मान जाते हैं और असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरुआत कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा सी, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? सभी लोग जानते हैं वार्षिक बैसाखी मेले के अवसर पर जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक आम सभा हो रही थी। उसी समय जनरल ओ डायर आते हैं और हजारों लोगों पर गोलियां बरसाते हैं, अपने सैनिकों को भी गोली बरसाने के लिए कहते हैं। यही कांड कहलाता जालियांवाला बाग हत्याकांड। तिथि क्या थी? 13 अप्रैल 1919। कौन थे इनके जिम्मेदार? जनरल ओ डायर। और जब ये घटना घटी तो इसके खिलाफ विद्रोह हुआ और इसकी जांच में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? सबको पता है, गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 1930 में कहा गए थे? दांडी। और दांडी जाकर उसने नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को किया था। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन होगा डी, 1930 में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज हमारे गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना, जिसे आज हम आरएसएस कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1925 में केवी हेड गेवार ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? आप लोगों को पता होगा कि बरदोली में किसान आंदोलन हुआ था और वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल की योगदान को, भूमिका को देखकर उन्हें सरदार की उपाधि दिया था और वह जगह था बरदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? इंग्लैंड और तुर्की के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि तुर्की को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया और तुर्की में था खलीफा, जो संपूर्ण मुस्लिम जगत का गुरु था और इनको अपमान किया गया था। इससे सत्ता छीन ली गई, जिससे दुनिया के मुसलमान क्या थे? दुखी थे। और भारत के मुसलमानों ने भी इंग्लैंड के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, जिनका नाम था क्या? खिलाफत आंदोलन। तो प्रश्न आपके सामने है कि किसके समर्थन में? तो हम कहेंगे तुर्की के शासक के समर्थन में। कब? तो 1920 में। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था, पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी था, जिससे संबंधित है हमारे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बैजाबाई, नाना साहब, ये सारे के सारे इसी आंदोलन से संबंधित थे और ये हुआ था 1857 में, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। लेकिन एकजुटता की कमी होने के कारण, नीतियों के अभाव होने के कारण हमें इस स्वतंत्रता संग्राम में सफलता नहीं मिलती है। हमें मिलती है 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश होता है आजाद।